नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हरियाणा के चुनाव परिणाम आने के बाद हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और मंत्री भी बना दिए गए हैं, लेकिन विभाग नहीं बटे हैं। ये जल्दी बट जाएंगे। कब बटेंगे, ये बड़ा सवाल तो है ही है। लेकिन उससे बड़ा सवाल आपको बता देते हैं, कांग्रेस के अंदर हार के बाद भी बवाल मच गया। कांग्रेस जीत जाती तब भी बवाल मचता, हार गई उसके बाद भी बवाल मचा। अब बवाल मचा है सीएलपी लीडर को लेकर। कई मीटिंगें हो चुकी है, अनौपचारिक बैठकें हो चुकी हैं, और बात करें तो औपचारिक बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन फैसला जाकर दिल्ली में अटक गया है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने करनाल के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान प्रकाश बागी। उनसे बात कर लेते हैं। बागी जी, अब तक टाइम्स पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बागी जी, क्या मामला हो गया? ये कांग्रेस अगर जी जाती है तब भी बवाल होता है, हार जाती है उससे भी बड़ा बड़ा बवाल हो जाता है। क्या लगता है आपको, सीएलपी लीडर कहाँ गया? जी, कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन को लेकर के कांग्रेस पार्टी में भी बहुत उत्सुकता है, भाजपा में भी बहुत उत्सुकता है और हरियाणा के पूरे राजनीतिक परिक्षेत्र में उत्सुकता है। लेकिन समझ नहीं आ रही कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, जबकि बताया ये जाता है कि बहुमत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी कांग्रेस के भीतर जरूर है, जिसको लेकर नेता विधायक दल का चयन अभी तक नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर जो कांग्रेस विधायक चुन के आए हैं वे हुड्डा समर्थक हैं और वे सभी चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हों, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल का जो नेता होगा वही नेता प्रतिपक्ष रहेगा। अब से पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। तो इसको लेकर के जो बैठक अभी चंडीगढ़ में हुई थी, उसको 24 घंटे से ज़्यादा का समय व्यतीत हो चुका है और अब मामला सीधा चंडीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है। इसकी क्या वजह रही, ये अभी समझ नहीं आ रहा है। एक पंक्ति का प्रस्ताव स्वयं श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रस्तुत किया कि कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन कांग्रेस आला कमान पर छोड़ा जाता है। यानी कि इसको लेकर के अब निर्णय श्री खड़गे जी और राहुल गांधी जी दिल्ली में करेंगे और इस प्रस्ताव का अनुमोदन माननीय उदयभान जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में अभी तक, उन्होंने भी किया है। तो निर्णय दिल्ली में चला गया है, दिल्ली में अब इसका निर्णय होगा। अब क्या होगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस में भी इसको लेकर के काफ़ी संशय है। कहा तो जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी प्रबलता से अपने केस की पैरवी की है और कांग्रेस विधायक दल के जितने भी सदस्य हैं उनसे इस बात का दबाव डलवाया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हमारे नेता विधायक दल हों और वो नेता प्रतिपक्ष इस बार भी बनना चाहते हैं। बागी जी, इसमें बात करें, नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं, उदय भान जी ने अनुमोदन कर दिया, लेकिन जो मामला चल रहा है कि जो नाम दिए गए हैं, जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहीं ना कहीं इस समय भय है कि कांग्रेस आला कमान उन्हें सीएलपी लीडर नहीं बनाएगी। तभी करके दो नाम उनकी तरफ से दिए गए हैं, जिसमें से बात करें, एक तो अशोक अरोड़ा का नाम आ रहा है और दूसरी बात करें तो गीता बुक्कल जी का नाम आ रहा है। इन दो नामों को लेकर आपको क्या लगता है? वैसे तीसरा नाम एक और भी आ चुका है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि चंद्र मोहन जी का नाम आ चुका है और वो उनको शैलजा गुट का विधायक बताया जा रहा है। ऐसी जो चल रही हैं बातें, कहाँ तक सही लगती है आपको? सुखीदा जी, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता के चुनाव को लेकर के कांग्रेस के भीतर स्थिति सहज नहीं है। कांग्रेस बड़ी असहज स्थिति से गुजर रही है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष या नेता कांग्रेस विधायक दल नहीं होंगे। उनके खिलाफ एक रोष है। रोष इस बात का है कि हरियाणा में कांग्रेस की लुटिया उनकी वजह से डूबी है। दूसरा, जो कांग्रेस के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी, वे होडल से स्वयं ही चुनाव हार चुके हैं। यानी हरियाणा में कांग्रेस का नेतृत्व जिनके हाथ में है वे स्वयं ही डूब चुके हैं। तो दोनों के बदलाव की सुगबुगाहट है, दोनों को बदलने का दबाव है और नैतिक जिम्मेवारी भी मेरे ख्याल से अभी तक ना तो हुड्डा साहब ने अपने ऊपर ली है और ना ही उदय भान जी ने अपने ऊपर ली है।
तो दोनों का बदला जाना लगभग तय है। लेकिन इसमें ना एक बाकी जी बड़ी बात आ चुकी है सामने। जी, आज मैंने कई अखबार पढ़े तो उसमें राहुल गांधी की स्टेटमेंट थी जी, कि जो हरियाणा में हार हुई है कांग्रेस की, जी, करारी जो हार हुई है, जो जितने भी कांग्रेस के नेता थे, वो केवल अपने तक सीमित हो गए थे। जी, पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको नहीं जिता पाए। जी, कहीं न कहीं जो कह सकते हैं कि भीतर का जो हुआ है, जी। खुलकर सीधी बात करें तो, उसका बड़ा इफ़ेक्ट दिख रहा है। देखो, राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस के डूबने का जो एक कारण ईवीएम के अलावा है, वो ये है कि नेताओं के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हुँ, वो आड़े आ गए हैं कहीं न कहीं। और ये बात उन्होंने जो कही है, ये निष्कर्ष है, ये स्थिति पहले से बनी हुई थी कि नेता व्यक्तिगत स्वार्थ में लड़ रहे थे और मुख्यमंत्री के पद को लेकर भी उनके बीच में भारी मतभेद थे। इसी वजह से कांग्रेस ने हरियाणा में बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ा। अब हम आते हैं अपनी बात पर, मुख्य जो विषय है, हुँ, मुद्दा है हमारा, कि विधायक दल के नेता का चयन, हुँ, हुँ, उसकी क्या स्थिति है? हुँ, हुँ। क्या देखिए लगता है आपको क्या लगता है कैसे हो पाएगा? नहीं होगा या अभी और लिंगर ऑन किया जाएगा? देखिए सुखविंदर जी, 3-4 जो नेता हैं, जी। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में हुँ, चंडीगढ़ में आए थे। 3 नेता बड़े नेता आए थे। हाँ, 4 हैं। जी, टी एस देव हैं छत्तीसगढ़ के, वे भी चौथे नेता थे। अच्छा। पहले नेता प्रताप सिंह बाजवा, हुँ, जो पंजाब के नेता प्रतिपक्ष हैं हुँ, हुँ, और कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, वे आए थे। हुँ, अशोक गहलोत, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हुँ, हुँ, जिन्हें खड़गे से पहले हुँ, सोनिया जी और राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी, लेकिन वे पीछे हट गए थे, वे आए थे। और अजय माकन जी, जिनकी बहुत अच्छी पैठ हुँ, है दिल्ली में, वे आए थे। वे अशोक तंवर के रिश्तेदार भी हैं और उन्होंने चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर को दिल्ली बुलाकर उनका कांग्रेस में घर वापसी भी करवा दी थी। हुँ, हुँ, तो इतने बड़े 4 नेताओं के आने के बावजूद, हुँ, बड़ा गहन मंथन होने के बावजूद, एक पंक्ति का प्रस्ताव करना पड़ा सर्वसम्मति से, जबकि यदि वहाँ कोई आंतरिक मतभेद या स्थिति असामान्य न होती, हुँ, तो वहीं चंडीगढ़ में ही कल नेता विधायक दल का चयन हो जाना था। तो लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर काफ़ी उथल-पुथल है और काफ़ी कुछ बदलाव की सुगबुगाहट है, जिस वजह से ये मामला अब चंडीगढ़ से सीधा दिल्ली कांग्रेस आलाकमान के दरबार में शिफ्ट हो गया है। बाकी जी अब इसमें फैसला इसमें अब फैसला राहुल जी और जी, खड़गे जी ही करेंगे, हुँ। ऐसा ही आकलन राजनीतिक क्षेत्र में किया जा रहा है। लेकिन बाकी जी बात करें जो कांग्रेस का कल्चर है जो, जी। कांग्रेस हमेशा ही ऐसे ही करती है। अगर उसने सीएलपी लीडर को निकालना है भी कौन बनेगा सीएलपी लीडर, उसको लेकर पर्यवेक्षक भेज देना, उतार देना, रायशुमारी करना और वन बाय वन बात करना, विधायकों से बात करना, जी। नेताओं से बातचीत करना, ये कांग्रेस का कल्चर रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो ये कल्चर इस समय भी चल रहा है, तो उसी उसी के ऊपर ही कांग्रेस काम कर रही है। और स्पष्ट स्थिति की बात करें तो कहीं न कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कड़ा विरोध भी हो चुका है इसको इस पूरे मामले को लेकर। लगता है आपको ये पूरी की पूरी बातचीत जो कांग्रेस के कल्चर से जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई? माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का व्यक्तिगत वजूद हरियाणा कांग्रेस में बहुत बड़ा है और उनका दबाव भी बहुत ज़्यादा है और विधायक दल के सदस्यों में उनके समर्थकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वे कांग्रेस आलाकमान को इतनी आसानी से अपने आप को उपेक्षित नहीं होने देंगे। उनकी कोशिश ये है कि उन्हें नज़रअंदाज न किया जाए, उनको महत्व दिया जाए। यदि कांग्रेस आलाकमान इस बात पर बजिद रहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किसी भी सूरत में नेता प्रतिपक्ष या विधायक दल का नेता नहीं बनाया जाएगा, तो हो सकता है कि विकल्प के रूप में उनसे कुछ नाम ले लिए जाएँ। तो जो ज्ञात हो रहा है वो ये है कि उनकी ओर से जो नाम आए हैं, वो अशोक अरोड़ा, जो कुरुक्षेत्र के विधायक हैं, उनका नाम है गीता भुक्कल, जो उनकी काफ़ी विश्वसनीय नेत्री नज़दीकी हैं, मंत्री भी नेत्री मंत्री भी रही हैं, हैं वो। मंत्री रह चुके हैं उनके मंत्रिमंडल में। हुँ, और एक नाम चंद्र मोहन जी का भी आया हुआ है, चंद्र मोहन बिश्नोई, जो चौधरी भजनलाल के पुत्र हैं, वो डिप्टी पंचकूला से। और हाँ, और पंचकुला से हैं और डिप्टी सीएम रह चुके हैं। तो और ये एक साजिश का शिकार हुए या एक किसी वजह से किसी प्रकरण में उलझ गए थे, तो काफ़ी टाइम तक बैकग्राउंड में चले गए थे। अब ये विधायक चुने गए हैं और पुणे से राजनीति में आगे आए हैं, तो इनके नाम की चर्चा काफ़ी चल रही है। तो ये इनका नाम शैलजा गुट की तरफ से आया हुआ है। एक नाम
बीबी बत्रा जी का भी है, जो रोहतक से हैं, हुड्डा साहब के कट्टर समर्थक हैं, पंजाबी नेता हैं और पढ़े लिखे हैं, लेकिन रोहतक से होने की वजह से या हुड्डा साहब के बेहद करीबी होने की वजह से, रोहतक स्थान की वजह से हो सकता है इनके नाम पर सहमति ना हो। रघुवीर कादियान जी 7वीं बार चुन के आए हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बहुत करीबी हैं। उनकी आयु काफी हो हाँ, चुकी उनकी है। आयु काफ़ी हो चुकी है। हो सकता है उनके नाम पर इस वजह से कोई विचार ना हो सके। इसका जो अब चयन होना नेता विधायक दल का, जो नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, उसका एक ताल्लुक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पद से भी है। देखो, इस चुनाव में जो उदय भान जी हैं, वे पराजित हुए हैं, खुद विधायक बन के विधानसभा में नहीं पहुंच सके, तो उनका हटना या हटाया जाना तय। वो बाकी जी, मुझे लगता है कि यदि गीता बुक्कल जी का नाम आ जाता है जी, तो उदय भान जी का पत्ता साफ है, ऐसा तो मुझे क्लियर लग रहा है। ऐसा इसलिए माना जा सकता है कि गीता बुक्कल जी भी दलित समुदाय से आती हैं, दलित समाज से आती हैं, और उदय भान जी भी दलित समाज से आते हैं, तो दोनों पद एक ही वर्ग के व्यक्ति के पास नहीं एक ही वर्ग के दो अलग अलग व्यक्तियों के पास नहीं जाएंगे। तो लगता है कि इसका ताल्लुक भी इस बात से है, और कांग्रेस आला कमान इस पर जरूर गंभीरता से विचार कर रहा होगा, क्योंकि जातीय समीकरणों को साधना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। वर्तमान जो चुनाव हुआ है, उसमें भाजपा ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, और अब जो नायब सिंह सैनी सरकार का मंत्रिमंडल गठित हुआ है, उसमें भी जो जातीय समीकरण हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत संतुलन साधने की कोशिश की है। लेकिन इसमें जहां मुझे लगता है, जहां थोड़ी सी चूक हुई है, पंजाबी समुदाय की अनदेखी जहां हुई है, केवल मात्र एक व्यक्ति को ही मंत्री बनाया गया। अनिल विज जी की बात करें तो पंजाबी समुदाय से आते हैं, उनको बनाया गया, और मुझे लगता है कि कांग्रेस सीएलपी लीडर को लेकर कार्ड खेल सकती है, पंजाबी कार्ड खेल सकती है। अशोक अरोड़ा जो थानेसर से विधायक हैं, वो बन सकते हैं। आपको लगता है अगर ऐसा हो गया तो क्या लगता है आपको, हरियाणा की राजनीति में कितना बड़ा भूचाल आ सकता है? देखिए, जातीय समीकरणों का संतुलन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है राजनीति में, क्योंकि जाति जो है वो राजनीति का संदर्भ बन चुकी है, और उसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। आप राष्ट्रीय समाचार जो न्यूज़ चैनल हैं हमारे, तो उन सब पर भी जब ये चुनाव के नतीजे वगैरह आ रहे थे, या मंत्रिमंडल गठित हो रहा था, नायब सिंह सैनी जी शपथ ले रहे थे, तो सभी इस बात का आकलन कर रहे थे कि कौन मंत्री किस क्षेत्र से है या किस जाति से है। तो जातीयता का और क्षेत्र का ये संतुलन तो अवश्य देखा जाएगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का मामला हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने के सामने भी एक चुनौती और भी है, संगठन का गठन होना है। कांग्रेस संगठन ये विहीन, सबसे बड़ी समस्या है ये। हाँ, कांग्रेस संगठन विहीन है। जब तक प्रदेशाध्यक्ष का जातीय समीकरण क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से चयन नहीं हो जाएगा, नियुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक जो है संगठन गठित नहीं होगा, संगठित खड़ा नहीं किया जाएगा। और संगठन इसलिए भी जरूरी है कि निकाय चुनाव आ रहे हैं, और निकाय चुनाव में संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मैं हैरान हूँ, कांग्रेस ने राहुल गांधी के कमांड में आने के बाद या पूर्ण रूप से सक्रिय होने के बाद क्यों हरियाणा में इस बात को नज़रअंदाज किए रखा कि संगठन पर जोर नहीं दिया, संगठन का गठन नहीं किया, और वो संरचना नहीं की जो भाजपा के पास है। संगठन के मामले में भाजपा बहुत आगे है और कांग्रेस बहुत पीछे है। बागी जी, इसमें बात करें, कांग्रेस की हार का कारण भी सबसे बड़ा ये हो सकता है कि संगठन की रचना नहीं हो पाई। आप मानते हैं ये वाली बात? देखो, संगठन बहुत ज़रूरी है, बिना सर सर के धड़ किसी काम का नहीं। आप ये स्वयं अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, ना ब्लॉक स्तर पे है, ना जिला स्तर पे है, ना राज्य स्तर पे है, और उसका कारण, उसकी वजह गुटबाजी है। इस गुटबाजी में कई बार ये प्रयास हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आला कमान ने प्रयास नहीं किए, प्रयास किए, लेकिन आए बार वो प्रयास विफल हो गए और ध्वस्त हो गए आपस की गुटबाजी की वजह से। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात पर पूरी तरह से अड़ी गए कि उनका वर्चस्व संगठन में भी बना रहे, वो इस मामले में रत्ती भर पीछे हटने को तैयार नहीं है, और बाकी गुट भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि पूरी की पूरी कांग्रेस संगठन के स्तर पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में दे दी जाए, क्योंकि हुड्डा जी बड़े लंबे टाइम से फ्री हैंड की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस विधायक दल का मामला हो, चाहे टिकटों का मामला हो, चाहे राज्यसभा का मामला हो, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, और वो अब भी पीछे हटने वाले नहीं है। तो ये कांग्रेस के सामने बड़ी समस्याएं हैं। अब आप देख लीजिए, केंद्रीय पर्यवेक्षक जब आए हैं हरियाणा में,
कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने के लिए जो बैठक हुई है, उस बैठक में बाबरिया जी नहीं है, स्वास्थ्य का कारण बताया जा रहा है, लेकिन ये है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है कि हरियाणा में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है उसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं। और लेकिन बाकी लोगों ने अभी तक जिम्मेदारी भी नहीं ली है, ना तो तो हुड्डा उनका तो इस्तीफा मंजूरी नहीं हुआ अभी तक, तो वो इस्तीफा दिया भी है नहीं दिया, स्वास्थ्य ठीक ना होने का कारण बताया जा रहा है बावरिया जी के द्वारा। लगता है कि दीपक बाबरिया जी ने अपने आप को हरियाणा कांग्रेस की गतिविधियों से और संगठनात्मक मामलों से अलग कर लिया है और वे अब इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। उन्होंने तौबा कर लिया है, वो तौबा तौबा के मुकाम पे हैं और वे एक साइड चले गए हैं। अब मामला पूरी तरह से केंद्र को ही निपटाना पड़ेगा, स्वयं सीधे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी स्थिति गंभीर है। कल बैठक थी कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन के लिए, कल चंडीगढ़ में बैठक हुई और केंद्रीय पर्यवेक्षक आए, 4 केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में सभी के सभी जो 37 भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सहित थे विधायक कांग्रेस के, वो उपस्थित रहे, लेकिन न तो कोई निर्णय हुआ और इससे भी पहले मतलब कोई सर्वसम्मति नहीं हुई, सर्वसम्मति नहीं हुई। बाधा क्या है ये नहीं पता, ये इसकी मुख्य वजह क्या है। कांग्रेस आला कमान चेंज करना चाहती है या विधायकों के भीतर ही कोई अंतर विभाजन है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब आप इस बात का अंदाजा और लगा लीजिए कि विधायक दल की जो औपचारिक बैठक होनी थी, जो घोषित आधिकारिक बैठक थी, वो कल थी। उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा न जाने किस हीन भावना का शिकार होकर 2 बार उन्होंने अलग से बैठक विधायकों की बुलवाई अपने आवास पर, और दोनों बैठकों को ये कहा गया कि अनौपचारिक बैठक थी, मेल मिलाप की बैठक थी, एक दूसरे से मिलने जुलने की बैठक थी। तो ऐसा इतने भोले सीधे हुड्डा साहब नहीं है कि वो समझते हैं। हाँ, जितना वो प्रदर्शित करके ये दिखाते हैं कि भाई मैंने तो इनको मेल मिलाप के लिए बुलाया या परिचय के लिए बुलाया। तो वो बैठ के अनौपचारिक बैठकें थी, उन्होंने इसमें अपनी व्यू रचना रच ली है और वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस विधायक दल के नेता का पद छोड़ना नहीं चाहते, स्वयं आना चाहते हैं। यदि बिल्कुल उनको लगा कि वे नहीं होंगे तो वो उस पर अपने किसी डम्मी को लेकर आएंगे, जैसे कि उन्होंने, मैंने कहा था, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी, उनको साथ लेकर के जिस तरह से राजनीति की है, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका बगल बच्चा है। वो इसी तरह का कोई डम्मी अपनी ओर से लाने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस आला कमान की ये कोशिश रहेगी कोई न्यूट्रल व्यक्ति जिस पर धड़ेबंदी का ज़्यादा आरोप ना लगता हो और स्वीकार्य हो, वो व्यक्ति इस पद पर कांग्रेस का विधानसभा में नेतृत्व करे। आखिर में एक सवाल जान लेते हैं बागी जी आपसे। नायब सिंह सैनी की दूसरी बार सरकार बनी है और भाजपा ने हैट्रिक मारा है हरियाणा के अंदर। अब बात करें, क्या लगता है कब तक जो मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, राज्य मंत्री बनाए गए हैं, उनको विभाग सौंपे जाएंगे? और उससे पहले एक बड़ा, आपको मालूम ही है, कल एक नियुक्ति हुई थी बहुत बड़ी, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की, तो वो भी 4 घंटे के बाद ऑर्डर्स कैंसल हो गए हैं। राजेश खुल्लर जी की बात करें तो उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन वो भी ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। क्या लगता है आपको कि भाजपा में स्थिति सामान्य है या भाजपा में भी उथल-पुथल है? देखिए, नए-नए चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर का अनुभव अभी मुख्यमंत्री स्तर पर अपनी कार्यप्रणाली को लेकर चौकस रहना बड़ी अच्छी बात है। वे बहुत फूंक कर कदम रख रहे हैं। उनकी कोशिश रहेगी कि संतुलन बना रहे, सर्वानुमति बनी रहे, सर्वसम्मति बनी रहे। तो वो अधिकारियों के स्तर पर भी और मंत्रिमंडल स्तर पर भी कोशिश करेंगे कि संतुलन बना रहे, किसी प्रकार का कोई विरोध, विद्रोह, नाराजगी ऐसा कोई सामने ना आए, कोई मंत्री महकमों को लेकर के फजीहत ना हो, कोई असहमति व्यक्त ना कर दिए। मुझे ये पता लगा है कि उन्होंने भी, वे दिल्ली में हैं और दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं महकमों को लेकर के कि महकमे वितरित करने, किस मंत्री को क्या विभाग दिया जाए। तो इसके लिए वो धर्मेंद्र प्रधान जो हरियाणा भाजपा के चुनाव प्रभारी थे, उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं। मेरे ख्याल से 2 बार मुलाकात हुई है। माननीय मनोहर लाल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ लेने की भी वे कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि जो धाकड़ मंत्री हैं या जो दबाव रखने वाले मंत्री हैं, उनके सम्मान को कैसे बहाल रखा जाए, जिसमें सेकंड पोजीशन अनिल विज जी की है
तो अनिल विज जी को कौन से महकमे दिए जाएं, या उनकी कोई मांग है और राव इंद्रजीत सिंह जी का, उनकी बेटी का मामला है, वो कौन सा महकमा उनको दिया जाए, और जो वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाए और क्षमता का भी ध्यान रखा जाए। तो योग्यता के स्तर पर भी वो कई चीज़ें लगता है कि वो सब तय ऊपर हो रही हैं और उस पर विचार विमर्श हो रहा है। तो उसकी वजह से ये 1-2 दिन मुझे लगता है कि शायद ये मामला पेंडिंग रहेगा, ऐसे चलेगा। तो कमरे अलॉट हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। तो विभाग अभी तक, वैसे इतनी देरी होनी नहीं चाहिए थी और ना इतना भ्रम होना चाहिए था। ये मामला तत्काल निपटाया जाना चाहिए था। स्पीकर की भी नियुक्ति होनी है अभी तो, हाँ, स्पीकर की भी नियुक्ति होनी है, लगता है डिप्टी कुछ, स्पीकर की भी हाँ, होनी है। लगता है कुछ ना कुछ भ्रम या दिक्कत परेशानी वहाँ है ज़रूर, वरना इतनी देर होती नहीं है। मंत्रिमंडल का गठन हो गया, बैठक हो गई और विभागों का इतना अभी तक लटकना ये ठीक नहीं है। चलिए बागी जी, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, जाने से पहले बता दें, गाना है देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। ऐसा कांग्रेस के लिए भी हो सकता है और भाजपा के लिए भी हो सकता है। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा, अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।